रिवाइज करें। कल अपन ने पढ़े थे रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब व्हाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, इन दोनों में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है? पहला रीजन क्या था बच्चों? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब नॉट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब अपन किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हर एक एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम 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 होता चला जाता है। तो अपन एडिशनल यूनिट तभी कंज्यूम करेंगे जब उसकी प्राइस कम होगी, अदरवाइज अपन एडिशनल यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे, उसकी डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या था बच्चों? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन मतलब टी एंड कॉफी। जब टी की प्राइस कम होती है तो टी अपने सब्स्टिट्यूट गुड दैट इज कॉफी से सस्ता हो जाता है, इसीलिए टी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि अब कॉफी वाले कंज्यूमर्स में क्या पीने लग जाते हैं? टी पीने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्या था? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है? आपकी रियल इनकम, आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो मेरी वही 100 रुपए की वैल्यू वर्थ रियल इनकम परचेसिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसी 100 रुपए से मैं ज्यादा क्वांटिटी को डिमांड कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्या था बच्चों? अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स का मतलब जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। जितने ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी, तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। एंड लास्ट क्या था इसके अंदर? डिफरेंट यूजेस। एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो अगर उसकी प्राइस कम होगी तो अपन उसको मल्टीपल जगह काम में लेंगे, और अगर प्राइस ज्यादा होगी तो अपन उसको लिमिटेड जगह पे ही काम में। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जबकि एक्सेप्शन क्या कहता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वहां डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग का था, यहाँ डिमांड का वो अपवर्ड स्लोपिंग का होता है। पहला एक्सेप्शन था आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसी चीजें जो सोसाइटी से आपको डिस्टिंक्ट करती हैं, अलग करती हैं, बहुत महंगी चीजें जो आती हैं, महंगी है इसीलिए डिमांड है, सस्ती हो जाएंगी उनकी डिमांड कोई क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ दो तरीके के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, एक प्रेस्टीजियस इफेक्ट और एक वेपलेन इफेक्ट। प्रेस्टीज का मतलब यहाँ लोग अपना प्रेस्टीज स्टेटस सिंबल बढ़ाने के लिए महंगे सामान की डिमांड ज्यादा करते हैं। वेबलिन, वेबलिन क्या कहते हैं कि अगर कोई सामान महंगा है तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, सस्ते सामान से मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, इसीलिए मैं महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट करती हूँ। नेक्स्ट क्या था बच्चों? गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का सामान होता है, उसे अपन क्या कह देते हैं? गिवन गुड्स कह देते हैं। जितने भी गिवन है वो सारे के सारे इंफीरियर है, बट जितने भी इंफीरियर है वो सारे के सारे गिवन नहीं होते हैं। इंफीरियर के तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, बट गिवन गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। गिवन गुड्स की अगर प्राइस कम होती है तो इनकी डिमांड और कम हो जाती है, क्योंकि इनमें हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में उस चीज की प्राइस और बढ़ जाएगी, तो आज कितनी भी बढ़ी हुई प्राइस हो मैं आज उसकी डिमांड ज्यादा क्रिएट कर दूं। नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस नेसेसरीज। ऐसी चीजें जिनके बिना आराम से सर्वाइवल पॉसिबल है, बट हम इतना ज्यादा यूज में लेते हैं कि वो हैबिचुअल हो चुकी हैं, वो नेसेसरीज लगती जा रही हैं, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, फोन, आका। इनकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए इनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही, डिमांड टाइम के साथ इंक्रीज ही होती जा रही है। नेक्स्ट क्या था? डिमांड फॉर नेसेसरीज। तो बेसिक सर्वाइवल के लिए चीज चाहिए, वो कितनी भी महंगी हो आप डिमांड तो करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्या था? इरेशनल एंड इम्पल्सिव डिसीजन। कई बार कंज्यूमर बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेता है,
तो वो महंगे सामान की भी डिमांड क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट क्या था, इल्यूजन। इल्यूजन मतलब वहम। वहम का कोई इलाज नहीं है। कंज्यूमर को अगर ये वहम है कि महंगे सामान की क्वालिटी अच्छी होगी तो महंगे सामान डिमांड ज्यादा करेगा। एंड लास्ट क्या था बच्चों, स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स कौन से होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। अगर कोई शेयर महंगा है तभी लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि महंगा शेयर है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो उसकी डिमांड ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। तो ये अपन ने पढ़े थे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है। अभी तक अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, फिर अपन ने डिमांड स्केड्यूल्स पढ़े, डिमांड कर्व्स पढ़े, फिर रैशनैलिटी टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आगे पढ़े बच्चों। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व मतलब यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व में सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ओन प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं। दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंड होना मतलब बच्चों, एक्सटेंड, मैंने कहा आपकी छुट्टियां एक्सटेंड हो गई, आपके एग्जाम्स एक्सटेंड हो गए। एक्सटेंड मतलब, एक्सटेंड मतलब बढ़ना, कोई भी चीज इंक्रीज होना। इंक्रीज क्या इंक्रीज होएगी, डिमांड। डिमांड कब इंक्रीज होती है, जब उसकी ओन प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। क्या चीज कम होगी, डिमांड। डिमांड कम कब होगी, जब उसकी प्राइस ज्यादा होगी। बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स आपने पढ़े हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, सब क्या माने जाते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं। दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं आपके, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंड मतलब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होगी। डिमांड कम कब होगी, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर अपन इसके कर्व की बात करते तो ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व, यहाँ पे ये कहता है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, प्राइस होती है। सपोज ये 5, ये 6, ये 4, ये 5। तो जब आपकी प्राइस बढ़ती है तब प्राइस कम होती है, सॉरी, जब आपकी प्राइस कम होती है तभी आपकी क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। तो 5 से 6 आ रही, मतलब मैं इसी डिमांड करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ। एक्सटेंशन में आप सेम डिमांड को, मैंने नया नहीं बनाया, उसी डिमांड करके नीचे की तरफ, जितना नीचे की तरफ आऊंगी उतनी ज्यादा मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक्सटेंशन का मतलब डिमांड इंक्रीज होना। डिमांड इंक्रीज कब होगी, जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब आप इसी डिमांड करके नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। आ रहा है समझ में। कॉन्ट्रैक्शन, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम हो रही है। ये आपकी प्राइस 5 थी, क्वांटिटी डिमांडेड 5 थी, अब आपकी प्राइस हो गई, अब आपकी प्राइस हो गई 6, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 4। तो प्राइस ज्यादा तभी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई, मेरी कम हुई। क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई मतलब मैं इसी डिमांड करके जब ऊपर की तरफ जाती हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हूँ इसी डिमांड करके, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मूवमेंट्स अलोंग और डिमांड कर्व में आपके सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंजेस देखे जाते हैं, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं।
दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंड होना मतलब बढ़ना, क्या बढ़ेगी? डिमांड। डिमांड बढ़ेगी मतलब क्या हो जाएगी? प्राइस कम हो जाएगी। तो डिमांड कब बढ़ेगी? जब मैं उसी डिमांड करके नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हूँ, तो उसे मैं क्या कहूंगी? एक्सटेंशन। देन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होना चीजों को। कम क्या होगी? डिमांड। डिमांड कम कब होगी? जब प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप उसी डिमांड करके जब ऊपर की तरफ जाओगे तभी तो प्राइस बढ़ेगी, तो उसी डिमांड करके ऊपर की तरफ जाएंगे तब आपकी डिमांड कम हो जाएगी और आप कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर, या बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स है लाइक प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस, साइज, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, ये सब क्या माने जाते हैं? कांस्टेंट माने जाते हैं। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ओन प्राइस तो कैसी रहती है? कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से आपकी डिमांड में चेंजेस आते हैं। अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं? लाइक आपकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड सो ऑन, जितने भी अपन अदर फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरी पहले कोई टी शर्ट 500 रुपए की आती, मैं उस टी शर्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदती थी? उस टी शर्ट की मैं 2 यूनिट्स खरीदती थी। कितनी? 2। जब मेरी इनकम महीने की 20,000 रुपए थी तो मैं 500 रुपए में 2 टी शर्ट खरीदती। अभी भी अब मेरी महीने की इनकम 30,000 हो गई, इनकम बढ़ गई, ठीक है। प्राइस तो अभी भी कितने की है? 500, पर अब मैं कितनी टी शर्ट खरीदने लग गई? 3 खरीदने लग गई। मतलब आपकी ओन प्राइस में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पर बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंजेस हो गए। तो जो शिफ्ट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका इंक्रीज इन डिमांड और एक होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड जो मैंने आपको केस दिखाया कि यहाँ डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है आपकी। तो यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व था, ये आपकी प्राइस कितनी थी? 500। इस पे आप कितनी यूनिट्स खरीद रहे थे बच्चों? 2। अब इसी 500 पे मैं कितनी यूनिट्स खरीद रही हूँ? 3। ये मेरा नया डिमांड कर्व बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज इन डिमांड कर्व में आपका जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। ये वाला बंद करके देखो, प्रोजेक्टर बंद कर दिया। फैन से नहीं थी। बंद हो गई। चलो, चला लो, चलाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस। इंक्रीज इन डिमांड प्रोजेक्टर। अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ रहे हैं शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। शिफ्ट्स में क्या होता है? ओन प्राइस में तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंजेस आते हैं। अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंजेस आते हैं। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं? आपकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि पहले भी टी शर्ट 500 की थी तब मैं 2 यूनिट खरीद रही थी, अभी भी वहां से ऑन हुआ क्या? नीचे से दिख रही है क्या लाइट? नहीं।
हाँ जी। तो अपन ने क्या देखा कि पहले भी अपन दो ही टी शर्ट खरीद रहे थे, अभी भी अपन दो ही टी शर्ट, सॉरी, पहले 500 में अपन दो टी शर्ट खरीद रहे थे क्योंकि इनकम कितनी थी मेरी 20,000 पर मंथ। मेरी इनकम 30,000 पर मंथ हो गई, तो उसी 500 में मैं कितनी टी शर्ट्स परचेज कर रही थी। तो यहाँ प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, पर बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसको चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे आपने नया डिमांड कब बनाया, डिमांड कब कहाँ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर अपन बात करते डिक्रीज इन डिमांड, अगर अपन बात करते डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी आपकी ओन प्राइस तो क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम थी महीने की 30,000, तो जो टी शर्ट 500 रुपए की आ रही थी, मैं उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, 3। पर कोविड आ गया, उसकी वजह से मेरी इनकम अब कितनी हो गई, 15,000। तो अभी भी ये टी शर्ट तो 500 की मिल रही है मार्केट में, पर मैं उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रही हूँ, 1 क्वांटिटी खरीद रही हूँ। तो यहाँ पे प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस तो जितनी पहले थी उतनी अभी है, but because of the change in other factor like income of the consumer, उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस हो गए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। अगर अपन इसका डिमांड कर की बात करते हैं, तो ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर, जहां आप 500 में कितनी टी शर्ट्स खरीद रहे हो, 3, आप इसी 500 में कितनी टी शर्ट खरीद रहे हो, 1। तो ये वाला नया डिमांड कर हो गया। तो यहाँ पे डिमांड कर कहाँ शिफ्ट हो गया, जो लेफ्ट, या इसे बोला जा सकता है बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इन शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व में यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, या तो वो डिमांड कर्व राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, या वही डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। आया समझ में? तो अपन ने दो टॉपिक्स पढ़ लिए, मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। आपका क्या डिफरेंस होता है इन दोनों टॉपिक में? नहीं, एक में ऑन प्राइस है, एक में अगर अपन बात करें, यहाँ मैं मूवमेंट के लिए लिख रही हूँ, यहाँ मैं शिफ्ट के लिए लिख रही हूँ। क्या डिफरेंस हुआ, मूवमेंट में तो ओन प्राइस की चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स थे वो क्या माने जाते थे, कांस्टेंट माने जाते थे। शिफ्ट में ओन प्राइस कांस्टेंट रहती है, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, यहाँ पे दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका एक्सटेंशन और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका इंक्रीज इन डिमांड और एक होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे मूवमेंट में अपन सेम डिमांड कर, उसी डिमांड करके ऊपर या नीचे जाते हैं, यहाँ पे अपन न्यू डिमांड कर्व बना लेते हैं, नया डिमांड कर्व बनाते हैं। एक्सटेंशन में क्या होता था, प्राइस का डिमांड ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सटेंशन में क्या होता था, प्राइस का डिमांड ज्यादा, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था, प्राइस ज्यादा डिमांड।
इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता था, डिमांड का कहाँ शिफ्ट होता था बच्चों, राइटवर्ड या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट होता था। और डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड का कहाँ शिफ्ट होता था, लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होता था। आ गया समझ में। मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंजेस देखे जाते हैं, जबकि शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व में अदर फैक्टर्स में चेंजेस देखे जाते हैं। ओन प्राइस तो कैसी रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded, responsiveness of quantity demanded with respect to change in one of its variable, change in one of its variable। इलास्टिसिटी में अपन मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिस्पॉन्ड करेगी, कितना रिस्पॉन्ड करेगी जब उसके किसी भी एक वेरिएबल में कुछ भी चेंज होता है तो डिमांड कितना। अभी तक अपने का डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम, पर वो कम कितना रेशियो से, कितना परसेंटेज से हो रही है, वो अपन निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड करेगी जब उसके किसी भी एक वेरिएबल में कुछ भी चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिस्पॉन्ड करेगी। कौन से वेरिएबल्स पढ़े थे जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, आपने पढ़ा था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आपने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आपने पढ़ा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड आपने ये तीन पढ़े थे अपने कोर्स में, ये तीन प्लस एक और इलास्टिसिटी है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आप जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हो उसकी वजह से भी आपकी डिमांड में चेंजेस आते हैं, आते हैं नहीं आते। एडवर्टाइजमेंट में अगर खर्चा करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी या कम, ज्यादा होगी या कम। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम, ज्यादा होगी। उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो अपने ये चार तरीके की इलास्टिसिटी है। ओन प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं तो वो कौन सी इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी। रिलेटेड गुड्स में चेंज की वजह से जब डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम में चेंज की वजह से जब डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं तो उसे बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी। एंड एडवर्टाइजमेंट में चेंज की वजह से जब डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं तो उसे कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। फाउंडेशन के कोर्स में अपने ये चार तरीके की इलास्टिसिटीज हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। बोलिए, विथ रिस्पेक्ट टू। हाँ जी, अपन अब सबसे पहले पढ़ेंगे बाय डिफॉल्ट इलास्टिसिटी, मतलब कौन सी इलास्टिसिटी की बात करते हैं अपन, प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मैं आपको सिर्फ इलास्टिसिटी बोल रही हूँ इसका मतलब मैं कौन सी इलास्टिसिटी बोल रही हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी बोल रही हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो इलास्टिसिटी अपन मानकर चलते हैं वो कौन सी मानकर चलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस देखे जाते हैं प्राइस इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है आपका परसेंटेज मेथड, या इसे क्या कहा जा सकता है, प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जा सकता है।
प्रपोर्शनेट मेथड भी कहा जा सकता है। सेकेंड मेथड होता है आपका दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट मेथड। एंड थर्ड मेथड जो होता है वो होता है आपका आर्क इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के भी थ्री मेथड्स होते हैं। पहला परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, सेकंड पॉइंट इलास्टिसिटी एंड थर्ड इज द आर्क इलास्टिसिटी। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन quantity demanded divided by percentage change in own price of the commodity। उस कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितने चेंजेस आ रहे हैं। आप लोगों को पता है ओन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा रिलेशनशिप होता है ओन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में बच्चों? कैसा होता है? नेगेटिव। प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। भूल गए? कल सुनूंगी सारा। हाँ, कल शुरू से फर्स्ट क्लास से आज जितना पढ़ाते हैं उतना पूरा कल क्लास में सुनूंगी। और आप लोग नहीं सुनाओगे खड़ा तो होना ही होना है क्लास के अंदर, और दूसरा पनिशमेंट भी दे सकते। ठीक है, तो कल पूरा लर्न कर कर आना है आप लोगों को। हाँ जी, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता था? इनवर्स, नहीं इनवर्स, नेगेटिव। तो इसीलिए इसके पहले कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन के पहले। तो परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस विद नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका इसी का न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर आपको वैल्यू दे देंगे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? माइनस ऑफ P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद माइनस साइन। P का मतलब क्या होता है? आपकी ओरिजिनल प्राइस। Q का मतलब क्या होता है? आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। एंड डेल्टा P का मतलब क्या होता है? आपकी चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P, मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। एंड डेल्टा Q का मतलब क्या होता है? आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालोगे? Q1 माइनस Q, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद नेगेटिव साइन। या दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका? P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद माइनस का साइन। P का मतलब ओरिजिनल प्राइस, Q का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई चीज जब 10 रुपए की मिलती थी तो मैं उसकी 5 यूनिट्स खरीदती थी। अब वही चीज अगर मार्केट में 15 रुपीज की मिलने लग गई तो मैं उसकी 2 यूनिट्स खरीद रही हूँ। अब आप इलास्टिसिटी, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी देखो। एक तो आपको लिखा हुआ दिख सकता है कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालो, एक आपको लिखा हुआ दिख सकता है कि इसकी इलास्टिसिटी निकालो, एक आपको लिखा हुआ दिख सकता है इसकी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी निकाल कर होगा। इनमें से वो कुछ भी लिख कर दे दे, तीनों का आंसर सेम है, अपन फॉर्मूले से निकालेंगे। तीनों का मतलब सेम होता है, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोल दे, चाहे वो इलास्टिसिटी बोल दे, चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी बोल दे। फॉर्मूला क्या था अपना? P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद माइनस साइन। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी बच्चों? 10। ओरिजिनल कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे? 5। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड। न्यू कितनी थी? 2। ओल्ड कितनी थी? 5। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? माइनस का 3। चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, 15 माइनस 10 तो कितना हो गया? 5। तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 5। आ रहा है समझ में? ये माइनस से ये माइनस कैंसिल,
ये कितना होगा 5 टू 10 6 अपॉन 5 निकाल कर बताओ इलास्टिसिटी कितनी आएगी 1 पॉइंट। तो इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1 पॉइंट। तो अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकाला फॉर्मूला क्या था अपना P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद माइनस का साइन। P का मतलब ओरिजिनल प्राइस, Q का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस। एक और करके देखते हैं क्वेश्चन अपन। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है जब वो चीज 500 की मिल रही थी तो मैं उसकी 50 यूनिट्स खरीदी थी, वही चीज मार्केट में 300 की मिलने लग गई तो मैं उसकी 200 यूनिट्स खरीदने लग गई। अब आप इसकी इलास्टिसिटी निकाल कर बताओ। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद माइनस का साइन। ओरिजिनल प्राइस कितनी है बच्चों 500, ओरिजिनल क्वांटिटी 50। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी कितनी है 200, ओल्ड कितनी है 50, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया 150। चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस कितना है 300 और ओल्ड प्राइस कितना था 500, तो चेंज इन प्राइस कितना आ गया माइनस का 2। आ रहा है समझ में इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये 3 जा इससे ये कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 15 अपॉन 2। कितनी वैल्यू हो जाएगी 7.5, तो इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो पहला मेथड प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का अपन ने जो सीखा दैट इज परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद नेगेटिव साइन। फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद माइनस का साइन। P का मतलब ओरिजिनल प्राइस, Q का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस एंड डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिख रही हूँ स्क्रीन पे आप लोग करेंगे खुद। करो इन चार क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है आपका इलास्टिसिटी का P अपॉन Q इनटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद माइनस का साइन। डेल्टा Q कैसे निकालोगे Q1 माइनस Q, Q1 का मतलब न्यू क्वांटिटी, Q का मतलब ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा P कैसे निकालोगे P1 माइनस P मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। खाली सारे नंदिनी फर्स्ट का आया माइनस से बेटा आएगा ही ना, माइनस से कैंसिल हो जाएगा आपका आंसर 1.2।
फर्स्ट का 1.2 आ रहा है क्या? Yes, ma'am. माइनस तो बच्चे कहीं पे भी नहीं आएगा साइन, क्योंकि एक में माइनस आएगा प्राइस है क्वांटिटी और एक माइनस है क्वालिटी फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस तो कैंसिल होकर हमेशा ही आंसर प्लस में आएगा। सेकंड का आंसर 3.7 है क्या बच्चों? Yes, ma'am. किसी को नहीं आ रहा तो पूछो, सबको आ रहा है? थ्री पॉइंट सेवन फाइव आएगा सेकंड का। थर्ड का कितना आएगा बच्चों? 2.60. आ रहा है सबको? फोर्थ का क्या आंसर है? 3.5. कल मैं थ्योरी सुनूंगी बच्चों आप लोगों से। हाँ जी, तो अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन ने पढ़ लिया परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद नेगेटिव साइन। क्या फॉर्मूला क्या है इसका? P अपॉन Q माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P विद माइनस का साइन। P मतलब ओरिजिनल प्राइस, Q का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस एंड डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी। सेकंड मेथड अपन जो सीखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का, दैट इज पॉइंट मेथड, या इसे क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है। पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड दोनों बोले जाते हैं। जब अपन को गिवन पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी हो तो अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं? पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड काम में लेते हैं। यहाँ पे लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व काम में लिया जाता है। ये लीनियर स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन। अगर आपकी प्राइस 5% से कम हो रही है तो डिमांड भी 5% से ही इंक्रीज होगी। जितना परसेंटेज, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज की बात नहीं कर रही, मैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज की बात कर रही हूँ। जितना परसेंटेज डिमांड में चेंज होगा उतना ही परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा। तो जब आपको लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दे रखा और एक गिवन पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी हो तो अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं? पॉइंट मेथड या फिर
ज्योमेट्रिक मेथड अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। क्या होता है ये मेथड? आपका ये लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस डिमांड कर के जो सेंटर पॉइंट है वहां इलास्टिसिटी 1 होती है, इसके ऊपर वाले सब पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। जब ये कर्व वाई एक्सिस को टच करेगा तो वहां इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। जब ये कर्व इसके नीचे वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, और जब ये कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इलास्टिसिटी इज 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अगर अपन बात करें इलास्टिसिटी 1, पहले इस पॉइंट की मैं बात करेंगे, तो यहाँ क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, तो इसके नीचे का हिस्सा जितना है उतना ही ऊपर का हिस्सा है, इससे इसी कर्व को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ लोअर सेगमेंट जितना है उतना ही अपर सेगमेंट है, इसलिए इलास्टिसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 1। आया समझ में? सेकंड, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे बच्चों लोअर सेगमेंट की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट, ये वाला बड़ा है। मतलब फॉर्मूला तो ये है ना आपका, सपोज ये 5 है ये 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है और नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है, तो वैल्यू 1 से बड़ी आती है। पर ऊपर वाली छोटी होती है और नीचे वाली बड़ी होती है, जैसे कि 2/5, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। आ रहा है समझ में क्या कह रही हूँ मैं? आ रहा है समझ में? आया ना? अगर अपन बात करते इलास्टिसिटी लेस देन 1, इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ लोअर सेगमेंट छोटा है बच्चों, इतना सा है, और अपर सेगमेंट कितना बड़ा है? तो ऊपर वाली वैल्यू तो कम है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। अगर आप बात करते इलास्टिसिटी 0 0, तो यहाँ इसके पास लोअर सेगमेंट में तो कुछ भी नहीं है जबकि अपर सेगमेंट ही है, तो जब ऊपर वाली वैल्यू 0 होती है तो पूरा फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 0 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप बात करो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट, तो यहाँ इसके पास लोअर सेगमेंट तो है, इसके नीचे तो, पर इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर वाली वैल्यू 0। जब फॉर्मूले में नीचे वाली वैल्यू 0 होती है तो पूरा आता है इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉइंट ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है, यहाँ पे एक गिवन पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाली जाती है और लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड करके अपन इलास्टिसिटी निकालते हैं। इस डिमांड करके सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट मतलब जो पॉइंट उस डिमांड कर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा होगा, तो सेंटर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी आएगी? 1, क्योंकि लोअर सेगमेंट बराबर अपर सेगमेंट। उसके ऊपर इलास्टिसिटी कितनी आएगी? ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे लोअर सेगमेंट बड़ा है एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट। उसके नीचे सेंटर पॉइंट के नीचे इलास्टिसिटी कितनी आएगी? लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब यहाँ पे लोअर सेगमेंट छोटा है एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट। और जब वो कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इलास्टिसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि लोअर सेगमेंट तो कुछ नहीं है, सिर्फ अपर है, तो ऊपर वाली वैल्यू 0, तो पूरा फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 0। अगर अपन बात करते जब वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां इलास्टिसिटी कितनी है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरा लोअर है, प्रॉपर कुछ नहीं है, तो जो नीचे वाली वैल्यू 0 होती है तो पूरा फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनफाइनाइट में कन्वर्ट। आ रहा है बच्चों समझ में? आ रहा है? यहाँ तक रिवाइज करेंगे अभी पढ़ेगा। हाँ जी, अपन ने क्या पढ़ा आज? सबसे पहले मैं चलाऊंगा डिमांड पर। यहाँ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ और प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या माने जाते हैं? कांस्टेंट माने जाते हैं। दो तरीके के मूवमेंट से, एक होता है एक्सटेंशन और एक था कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन में प्राइस कम डिमांड ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस ज्यादा डिमांड कम। एक्सटेंशन में अपन उसी डिमांड करके नीचे की तरफ जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में सेम डिमांड करके अपवर्ड डायरेक्शन में आप जाते हैं।
देन क्या पढ़ा आपने, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट्स में ओन प्राइस तो कैसे रहती है, कांस्टेंट, बाकी अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं। दो तरीके के शिफ्ट्स होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कर्व में आपका नया डिमांड कर्व बन जाता है, वो राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व में आपका डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है बच्चों, लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे नया डिमांड कर्व बनता है, वहां पे सेम डिमांड कर्व था। यहाँ पे अपन ओन प्राइस में चेंजेस नहीं देखते, वहां से ओन प्राइस में चेंजेस होते थे। दो तरीके के मूवमेंट्स हैं, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और दो तरीके के शिफ्ट्स हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? देन अपन ने पढ़ा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वन ऑफ इट्स वेरिएबल। मेजर करते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी चेंजेस आ रहे हैं, जब उसके किसी भी एक वेरिएबल में कुछ भी चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितने चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे अपन चार तरह की इलास्टिसिटी करते हैं, एक तो प्राइस इलास्टिसिटी, एक इनकम, एक क्रॉस और एक एडवर्टाइजमेंट। जब सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं और बाकी सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। सेकंड कौन सा था, पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। और थर्ड कौन सा था क्या, आर्क इलास्टिसिटी। तो पहला परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हिच इज divided by percentage change in whole price of the commodity with a negative sign। क्यों नेगेटिव साइन लगाया, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देन दूसरा फॉर्मूला P upon Q into delta Q upon delta P with minus का। P का मतलब ओरिजिनल प्राइस, Q का मतलब डेल्टा, Q का मतलब डेल्टा, P का मतलब। सेकंड मेथड कौन सा है, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। जब अपन को एक गिवन पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी हो या लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दे रखा हो तब इलास्टिसिटी निकालनी हो, तो कौन सा फार्मूला काम में लेते हो, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। यहाँ फार्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इस डिमांड कर्व के सेंटर पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1, उसके ऊपर ग्रेटर देन 1, जब y एक्सिस को टच करेगी तो इनफाइनाइट, इसके नीचे लेस देन 1, मतलब वो x एक्सिस को टच करेगी तो 0। यहाँ तक तो समझ में आया मुझको? थर्ड मेथड और सीखते हैं, फिर बस इतना ही पढ़ेंगे आज तक। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का जो थर्ड मेथड है वो कौन सा है आपका, आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। जब आपको बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में जब इलास्टिसिटी निकाल हो तो वो किससे निकालते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। Q1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। Q2 का मतलब क्या होता है आपका, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। P1 का मतलब होता है आपका ओरिजिनल प्राइस। P2 का मतलब होता है आपका न्यू प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी प्राइस ही क्वांटिटी, पहले जब प्राइस की थी तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, 10। प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड। अब इससे आगे से इलास्टिसिटी निकालनी है। ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। तो फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 मतलब 10 माइनस 4 इज 6 अपॉन Q1 प्लस Q2 मतलब 14 इंटू P1 प्लस P2 कितना हो गया, कितना हो गया 120 अपॉन P1 माइनस P2 कितना हो गया माइनस का 20। और इस फॉर्मूले के पहले भी कौन सा साइन लगता है बच्चों, माइनस का साइन। इससे ये कैंसिल,
कितना आएगा सॉल्व करके बताओ 2 6 are 12 2 3 are 6 2 7 are 14 18 upon 7 कितनी वैल्यू आएगी ऐसे मत कर निकालो तो 2.57 तो आपका आर के इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी कितना है 2.7 आर्क की इलास्टिसिटी के लिए हमेशा एग्जाम में मेंशन होता है कि इसको आर्क से निकालो अगर आर्क लिखा हुआ दिख रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे आर्क नहीं दिख रहा तो हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला था p upon q into डेल्टा q upon डेल्टा p उसी फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा यहाँ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों q1 minus q क्यूब अपॉन में q1 plus q2 into p1 plus p2 अपॉन में p1 minus p2 P1 and P2 are the original price and the new price, and Q1 and Q2 are the new quantity and the original. आ गया समझ में जब अपन को दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी तो आर की इलास्टिसिटी जब एक ही पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी तो पॉइंट इलास्टिसिटी से अपन निकाल क्लियर है चलो इतना ही पढ़ेंगे आज इको में पर ये आप लोगों को कल लर्न कराना है शुरू से यहाँ तक का मैं कल क्लास में सुनूंगी पक्का